हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम इज ऑन पे। तो फिर से मैं हाजिर हूँ 21 जून 2021 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। आप कंप्लीट वीडियो ध्यान से देखें क्योंकि लास्ट में आपको 2 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। आज का पहला क्वेश्चन है डेजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन एटलस ऑफ इंडिया। डेजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन एटलस ऑफ इंडिया किसने रिलीज किया है? तो इसको रिलीज किया है इसरो ने। किसने रिलीज किया है? इसरो ने। इसरो द्वारा डिजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन एटलस ऑफ इंडिया रिलीज किया गया है 2021 के लिए। ये जो एटलस है इसको इसरो के अहमदाबाद सेंटर ने रिलीज किया है। ये जो डिजर्टिफिकेशन पर एटलस है इसने बताया है कि स्टेट वाइज कितना एरिया डिग्रेड हुआ है 2018 से 2019 के बीच में। जो डिजर्टिफिकेशन एटलस है उसमें पिछले 15 वर्षों का डाटा अवेलेबल है। 2003 से लेकर 2018-19 तक का डाटा आपको प्रोवाइड करता है। तो याद रखिएगा, डेजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन एटलस ऑफ इंडिया कौन रिलीज करता है? इसरो रिलीज करता है, इतना याद रखिएगा। इंडिया ने 2019 में यूएनसीसीडी की जो COP 14 हुई थी उसको होस्ट किया था। साथ ही साथ 2019 में इंडिया ने टारगेट दिया था कि 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर लैंड जो डिग्रेड हो गई है उसको वापस से सही कर लेंगे। तो ये टारगेट याद रखिएगा 26 मिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया का लार्जेस्ट ग्रिड सिंक्रोनाइज्ड सोलर कारपोर्ट टाटा मोटर्स और टाटा पावर्स द्वारा कहां सेटअप किया गया है? तो इंडिया का लार्जेस्ट सोलर कारपोर्ट पुणे में सेटअप किया गया है। कहां पे? पुणे में। ये देख लीजिए, टाटा मोटर्स द्वारा टाटा पावर्स के साथ मिलकर इंडिया का लार्जेस्ट ग्रिड सिंक्रोनाइज्ड सोलर कारपोर्ट पुणे में सेटअप किया गया है। कहां पे? पुणे में। याद रखिएगा, ये जो सोलर कारपोर्ट है इसकी कैपेसिटी है 6.2 मेगावाट। ये जो 6.2 मेगावाट का सोलर कारपोर्ट है इसके द्वारा पर ईयर 7000 टन तक का कार्बन एमिशन कंट्रोल किया जाएगा। देखिए, टाटा मोटर्स जो है उसने टारगेट रखा है कि 2039 तक 2039 तक कार्बन न्यूट्रल हो जाएगी। इसके लिए उसने टाटा पावर्स के साथ पावर परचेज एग्रीमेंट किया है। तो याद रखिएगा, इंडिया का लार्जेस्ट सोलर कारपोर्ट यहाँ पे सोलर जो ईवी व्हीकल्स होते हैं उनकी चार्जिंग की व्यवस्था की जाएगी। इंडिया का लार्जेस्ट सोलर कारपोर्ट कहाँ पे स्थापित किया गया है? पुणे में। टाटा मोटर्स और टाटा पावर्स ने स्थापित किया है। टाटा मोटर्स के विषय में जान लीजिए आप। चेयरमैन कौन है? नटराजन चंद्रशेखरन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्नोफ्लेक द्वारा किस इंडियन कंपनी को ग्लोबल इनोवेशन पार्टनर ऑफ द ईयर के तौर पर सम्मानित किया गया है? तो स्नोफ्लेक द्वारा लार्सन एंड टुब्रो को ग्लोबल इनोवेशन पार्टनर ऑफ द ईयर के तौर पर सम्मानित किया गया है। ये देख लीजिए, स्नोफ्लेक जो कि एक डाटा क्लाउड कंपनी है अमेरिका की, उसने लार्सन एंड टुब्रो इन्फोटेक को ग्लोबल इनोवेशन पार्टनर ऑफ द ईयर के तौर पर रिकॉग्नाइज किया है। बस एग्जाम में आपसे इतना ही पूछेंगे कि स्नोफ्लेक ने ग्लोबल इनोवेशन पार्टनर ऑफ द ईयर के तौर पर किसको रिकॉग्नाइज किया है? तो लार्सन एंड टुब्रो इन्फोटेक, इतना याद रखिएगा। लार्सन एंड टुब्रो इंडिया की जो बहुत बड़ी कंपनी है, कंस्ट्रक्शन के फील्ड में काम करती रहती है, अब डिफरेंट फील्ड में ही जा रही है। तो स्नोफ्लैग द्वारा इसको ग्लोबल इनोवेशन पार्टनर बनाया गया है। लार्सन टुब्रो की बात करें, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। CEO हैं SN सुब्रमण्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मॉल फिनांस बैंक स्थापित करने के लिए कितने पेडअप कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है? तो स्मॉल फिनांस बैंक इसको स्थापित करने के लिए 200 करोड़ का पेडअप कैपिटल चाहिए होता है। न्यूज में क्यों है? RBI ने रिसेंटली सेंट्रम फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड को अप्रूवल दे दिया है स्मॉल फिनांस बैंक सेटअप करने का। किसको अप्रूवल दिया है? सेंट्रम फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, इसको RBI ने अप्रूवल दिया है स्मॉल फिनांस बैंक सेटअप करने के लिए। जो ये सेंट्रम फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड है ये एक NBFC है। सेंट्रल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड ये एक NBFC है और पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक को इसने एक्वायर कर लिया है। तो सेंट्रम को RBI ने रिसेंटली कहा है कि आप स्मॉल फिनांस बैंक सेटअप कर सकते हैं। स्मॉल फिनांस बैंक सेटअप करने के लिए मिनिमम पेडअप कैपिटल कितना हो चाहिए? 200 करोड़ रुपीज। हालांकि इनिशियल तौर पर इसको 100 करोड़ किया गया था, लेकिन बाद में अब बढ़ाकर 200 करोड़ कर दिया गया है। इंडिया में जो स्मॉल फिनांस बैंक हैं वो ऊषा थोराट कमेटी की रिकमेंडेशन पर स्थापित की गई हैं और जो पेमेंट्स बैंक हैं वो नचिकेत मोर कमेटी की सिफारिश पर स्थापित की गई हैं। बाकी ये पढ़ लीजिएगा, ये बैंक जो है लाइसेंस ले लिया गया है इसका, तो इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2021 का लैंड फॉर लाइफ अवार्ड एक फैमिलियल फॉरेस्ट्री कॉन्सेप्ट को दिया गया है। फैमिलियल फॉरेस्ट्री कॉन्सेप्ट
आपको बताना है ये किस स्टेट से जो कॉन्सेप्ट है बिलोंग करता है। तो फैमिलियल फॉरेस्ट्री कॉन्सेप्ट राजस्थान से बिलोंग करता है। कहाँ से? राजस्थान से। 2021 का लैंड फॉर लाइफ अवार्ड फैमिलियल फॉरेस्ट्री कॉन्सेप्ट को दिया गया है, जो कि राजस्थान का एक नेचुरल कंजर्वेशन कॉन्सेप्ट है। नेचर कंजर्वेशन कॉन्सेप्ट मतलब इसमें एक फैमिली द्वारा एक पेड़ लगाया जाता है ताकि इन्वायरमेंट कंजर्वेशन हो सके। तो फैमिलियल फॉरेस्ट्री कॉन्सेप्ट राजस्थान का है। किसके द्वारा लाया गया था? श्याम सुंदर जयानी का कॉन्सेप्ट है फैमिलियल फॉरेस्ट्री। 15 वर्षों से इस पर काम कर रहे हैं श्याम सुंदर जयानी जी, जिसके लिए श्याम सुंदर जयानी को लैंड फॉर लाइफ अवार्ड दिया गया है। ये लैंड फॉर लाइफ अवार्ड कौन देता है? तो हर 2 वर्षों पर देता है UNCCD, UN कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन द्वारा हर 2 वर्षों पर लैंड फॉर लाइफ अवार्ड दिया जाता है। इस बार फैमिलियल फॉरेस्ट्री को दिया गया है राजस्थान का, जो कि है 2021 में जो लैंड फॉर लाइफ अवार्ड है, इसका थीम क्या है? हेल्दी लैंड हेल्दी लाइफ, इतना याद रखिएगा। लैंड फॉर लाइफ अवार्ड UNCCD के COP10 के दौरान साउथ कोरिया में 2011 में इसकी शुरुआत की गई थी। 2011 में लैंड फॉर लाइफ अवार्ड की शुरुआत की गई थी। UNCCD की बात करें तो 1994 में स्थापना हुई थी। एक लीगली बाइंडिंग इन्वायरमेंट कन्वेंशन है, 1996 से इन्फोर्स हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ समय पहले ही ताम्रपत्र के 6 सेट्स, कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस के 6 सेट्स पाए गए हैं मल्लिकार्जुन श्रीशैलम टेम्पल में। आपको बताना है मल्लिकार्जुन श्रीशैलम टेम्पल किस स्टेट में है। तो श्रीशैलम आपको पता ही है आंध्र प्रदेश में है, तो मल्लिकार्जुन श्रीशैलम टेम्पल भी आंध्र प्रदेश में ही है। रिसेंटली वहाँ पर एक ब्रह्मरंभा मल्लिकार्जुन देवस्थानम एक्सकेवेशन साइट है, ASI की आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की एक एक्सकेवेशन साइट है, जो कि पड़ती है श्रीशैलम टेम्पल कॉम्प्लेक्स में। श्रीशैलम टेम्पल कॉम्प्लेक्स कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। वहीं पर 6 ताम्र प्लेट पाए गए हैं, इस तरह के 6 ताम्र प्लेट के सेट्स पाए गए हैं, इतना याद रखिएगा। ये 14वीं 16वीं शताब्दी के ताम्र प्लेट हैं, और याद रखिएगा इसमें से 4 जो है संस्कृत में लिखे हुए हैं और नंदी नागरी स्क्रिप्ट का यूज किया गया है, वहीं 2 जो है तेलुगु स्क्रिप्ट में लिखे गए हैं। तो 6 ताम्र प्लेट जो आपके लेख पाए गए हैं वो कहाँ पाए गए हैं? श्रीशैलम टेम्पल आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश की बात करें, ये है मैप में आंध्र प्रदेश। 3 कैपिटल हैं, विशाखापट्टनम एग्जीक्यूटिव है, अमरावती लेजिस्लेटिव है, कुर्नूल जुडिशियल है। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं YS जगनमोहन रेड्डी, गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंदन, और पुलिकट लेक यहाँ पे है जो कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु से टच करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 मीटर ऊंचा कॉफी फैमिली का जीनस एक पेड़ है पैरोस्ट्रिया लालजी। ये कहाँ पाया गया है? तो पहली बार पैरोस्ट्रिया लालजी पेड़ पाया गया है इंडिया में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। कहाँ पे? अंडमान निकोबार आइलैंड में। ये है पैरोस्ट्रिया लालजी, 15 मीटर इसकी ऊंचाई है, 15 मीटर। कॉफी फैमिली से बिलोंग करता है पैरोस्ट्रिया लालजी, अंडमान आइसलैंड में पाया गया है। ये देख लीजिए, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि पैरोस्ट्रिया जीनस का कोई पेड़ इंडिया में पाया गया है। तो 15 मीटर ऊंचाई का पैरोस्ट्रिया लालजी ट्री कहाँ पाया गया है? अंडमान में। कौन सी वैरायटी का है? कॉफी की फैमिली से बिलोंग करता है। चर्चा में इसलिए है क्योंकि जो पैरोस्ट्रिया लालजी ट्री है इसको IUCN ने क्रिटिकली इंडेंजर्ड बोला है, यानी कि समाप्त होने की कगार पे है। IUCN की बात करें तो 1948 में स्थापना हुई थी, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। तो पैरोस्ट्रिया लालजी याद रखिएगा कहाँ पाया गया है? अंडमान आइसलैंड में। कॉफी की वैरायटी का ट्री है। कॉफी की बात करें तो वर्ल्ड में टॉप प्रोड्यूसर कौन है कॉफी का? ब्राजील। सेकंड आता है वियतनाम। वर्ल्ड में इंडिया की रैंकिंग है 7th पोजीशन कॉफी प्रोडक्शन में। हालांकि इंडिया में सबसे ज्यादा कॉफी कहाँ प्रोड्यूस होती है? कर्नाटक में। टोटल कॉफी प्रोडक्शन का इंडिया का 71% कर्नाटक में होता है। सेकंड केरल है। इंडिया में कॉफी बोर्ड है जिसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। कौन सी मिनिस्ट्री के तहत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा डायमंड रिसेंटली किस कंट्री में पाया गया है? तो तीसरा सबसे बड़ा डायमंड पाया गया है बोत्सवाना में। दूसरा भी यहीं पाया गया था। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा डायमंड पाया गया है बोत्सवाना में। 1098 कैरेट का डायमंड है। 1098 कैरेट का डायमंड है। देखिए, तीसरा सबसे बड़ा डायमंड है। इससे पहले 2 और पाए जा चुके हैं। पहला पाया गया था लगभग 3000 कैरेट का था। कहाँ में पाया गया था? साउथ अफ्रीका में। फिर दूसरा पाया गया 1109 कैरेट का। कहाँ पाया गया? बोत्सवाना में पाया गया 2015 में। अब तीसरा भी पाया गया है बोत्सवाना में। देखिए, बोत्सवाना में पिछले 50 वर्षों से एक डेप्सवाना करके प्लेस है, वहां पर डायमंड रिकवर किए जा रहे हैं। ये है मैप में बोत्सवाना। एक लैंड लॉक्ड कंट्री है सदर्न अफ्रीका में। यहाँ पढ़ सकते हैं आप, सदर्न अफ्रीका में लैंड लॉक्ड कंट्री है। कालाहाली डेजर्ट यहीं से है। बोत्सवाना की कैपिटल है
गैबरोन करेंसी है बोत्सवाना पुला। प्रेसिडेंट कौन है? मोगवित्सी मसीसी। मोगवित्सी मसीसी। इन वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट डायमंड बोत्सवाना में पाया गया है 1098 कैरेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी द्वारा 12 सड़कें देश को समर्पित कर दी गई हैं। ये 12 सड़कें बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बनाई थी, जिसकी स्थापना कब हुई थी? तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इसकी स्थापना हुई थी 1960 में, जवाहरलाल नेहरू जी ने इसकी स्थापना की थी। रिसेंटली डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी द्वारा 12 सड़कें देश को समर्पित कर दी गई हैं। इन 12 सड़कों में से 9 जो सड़कें थी वो अरुणाचल प्रदेश में बनी हैं, बाकी लद्दाख और जम्मू कश्मीर में बनी हैं। तो देखिएगा 12 सड़कें देश को समर्पित की गई हैं, जिनको बनाया है BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने। कौन से प्रोजेक्ट के तहत बनाया है? तो ये सारे प्रोजेक्ट हैं, अरुणांक, वर्तक, ब्रह्मांक, उदयक, हिमांक और संपर्क प्रोजेक्ट। ये BRO के प्रोजेक्ट हैं जिनके तहत ये 12 सड़कें बनी हैं। BRO की बात करें, मोटो है श्रमेण सर्वम साध्यम। स्थापना हुई थी 1960 में, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। वर्तमान में डायरेक्टर जनरल कौन है इसके? राजीव चौधरी इसके डायरेक्टर जनरल हैं। 2015 से जो BRO है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तहत कार्य करता है। राजनाथ सिंह जी की बात आई है तो याद रखिएगा, राजनाथ सिंह जी ने रिसेंटली 8वीं ADMM प्लस डायलॉग को एड्रेस किया है। ADMM प्लस मतलब आसियान डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग प्लस डायलॉग को। ये ADMM प्लस डायलॉग किसकी अध्यक्षता में हुई है? तो ब्रुनई की अध्यक्षता में हुई, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंट्री द्वारा विश्व का सबसे पावरफुल मैग्नेट बनाया जा रहा है अपने फ्यूजन रिएक्टर के लिए? तो परमाणु विखंडन रिएक्टर के लिए विश्व का सबसे पावरफुल मैग्नेट बना रहा है फ्रांस। कौन बना रहा है? फ्रांस। ये देख लीजिए, फ्रांस विश्व का सबसे पावरफुल मैग्नेट बना रहा है। इसका नाम होगा सेंट्रल सोलेनॉइड। सेंट्रल सोलेनॉइड इस मैग्नेट का नाम याद रखिएगा, सेंट्रल सोलेनॉइड। कौन बना रहा है? फ्रांस बना रहा है अपने फ्यूजन रिएक्टर के लिए। ये जो सेंट्रल सोलेनॉइड है इतना पावरफुल होगा कि एयरक्राफ्ट कैरियर को भी 6 फीट तक हवा में उठा सकता है। तो आप सोच सकते हैं कितना पावरफुल होगा। फ्रांस बना रहा है वर्ल्ड का सबसे पावरफुल मैग्नेट। ये पृथ्वी का जो मैग्नेटिक फील्ड है उससे भी 2,80,000 गुना ज़्यादा पावरफुल है। तो फ्रांस वर्ल्ड का मैग्नेट बना रहा है सबसे पावरफुल। ये है फ्रांस, पेरिस है कैपिटल। करेंसी 2 है यहाँ की, आप पढ़ लीजिएगा। प्रेसिडेंट कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहां वोट वहां वैक्सीनेशन कैंपेन। जहां वोट वहां वैक्सीनेशन कैंपेन किसने लॉन्च किया है? तो नई दिल्ली, दिल्ली गवर्नमेंट ने जहां वोट वहां वैक्सीनेशन कैंपेन लॉन्च किया है। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल द्वारा जहां वोट वहां वैक्सीनेशन कैंपेन लॉन्च किया गया है। इसका मेन पर्पस है 45 वर्ष आयु के सभी लोगों का वैक्सीनेशन करना अगले 4 वीक में। बूथ लेवल ऑफिसर अपॉइंट किए जाएंगे इसके लिए, ताकि 45 वर्ष से अधिक लोगों का वैक्सीनेशन हो सके। तो दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा जहां वोट वहां वैक्सीनेशन कैंपेन लॉन्च किया गया है। दिल्ली की बात करते हैं। दिल्ली को यूनियन टेरिटरी का जो करंट स्टेटस मिला था संविधान के 69वें संशोधन द्वारा मिला था, आर्टिकल 239 AA के तहत। इतना याद रखिएगा, आर्टिकल 239 AA के तहत। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर है अरविंद केजरीवाल। गवर्नर कौन है? लेफ्टिनेंट गवर्नर है अनिल बैजल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुणा तंवर टोक्यो पैरालंपिक्स में इंडिया की तरफ से पहली ताइक्वांडो एंट्री होंगी। यानी ताइक्वांडो के लिए अभी तक किसी भी इंडियन प्लेयर ने एंट्री नहीं ली है। आपको बताना है अरुणा तंवर कहाँ से बिलोंग करती हैं? तो ये बिलोंग करती हैं हरियाणा से। कहाँ से? हरियाणा से। ये हैं अरुणा तंवर जी। ताइक्वांडो के लिए क्वालिफाई किया है इन्होंने टोक्यो पैरालंपिक्स में, और इंडिया की पहली एंट्री है ताइक्वांडो में, याद रखिएगा। वर्ल्ड नंबर 4 है अरुणा तंवर जी 49 kg में, इतना याद रखिएगा। ये हैं अरुणा तंवर, हरियाणा से बिलोंग करती हैं। जो टोक्यो ओलंपिक हो रहा है टोक्यो पैरालंपिक्स हो रहा है वो 16वां एडिशन है। 17वां कहाँ होगा? 2024 में होगा पेरिस में, और 18वां पैरालंपिक्स का एडिशन कहाँ होगा? 2028 में लॉस एंजलिस में। अरुणा तंवर का नाम याद रखिएगा। इंडिया की फर्स्ट एंट्री है ताइक्वांडो से टोक्यो पैरालंपिक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इरेक्शन मोबिलिटी रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में जो 4G सब्सक्रिप्शन है वो 830 मिलियन यानी 83 करोड़ कौन से वर्ष तक पहुंच जाएगा? तो इंडिया में 4G सब्सक्रिप्शन 2028 तक 83 करोड़ पहुंच जाएगा। इरिक्शन द्वारा रिसेंटली लेटेस्ट एडिशन जारी किया गया है इरिक्शन मोबिलिटी रिपोर्ट का। इन्होंने बताया है कि 2020 में जो इंडिया में 4G था वो डोमिनेंट में था, यानी सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर 4G के थे। 2026 तक भी ये 60% रहेगा, जबकि 5G यूज़र सिर्फ 20% ही होंगे। बाकी इन्होंने ये भी कहा है कि इंडिया में लगभग
2026 तक 4G के सब्सक्राइबर 830 मिलियन हो जाएंगे, 830 मिलियन। वहीं 2026 तक 5G के सब्सक्राइबर कितना हो जाएंगे, 330 मिलियन तक, 330 मिलियन तक। इरेक्शन मोबिलिटी रिपोर्ट इतना याद रखिएगा, दो फैक्ट याद रखिएगा, पहला तो ये और दूसरा ये वाला, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया बीपीओ प्रमोशन स्कीम, इंडिया बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग प्रमोशन स्कीम के तहत जॉब देने में किस स्टेट ने फर्स्ट प्लेस हासिल किया है? तो इंडिया बीपीओ प्रमोशन स्कीम के तहत जॉब देने में आंध्र प्रदेश ने टॉप प्लेस हासिल किया है। इंडिया बीपीओ स्कीम 2014 में लॉन्च की थी, इंडिया बीपीओ स्कीम डिजिटल इंडिया मिशन के तहत लॉन्च की थी, इंडिया बीपीओ प्रमोशन स्कीम। इसके तहत जॉब देने में आंध्र प्रदेश फर्स्ट प्लेस पे है, सेकंड नंबर में है तमिलनाडु। ये देखिएगा, इंडिया बीपीओ यानी बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग प्रमोशन स्कीम, इसको लॉन्च किया गया था डिजिटल इंडिया मिशन के तहत 2014 में। मेन पर्पस था लोगों को जॉब प्रोवाइड करना। आंध्र प्रदेश ने टॉप किया है। इंडिया बीपीओ स्कीम के तहत आप यहाँ थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। टोटल सीट सी 48,300 और फिनेंशियल सपोर्ट 1 लाख पर सीट के लिए दिया गया था। इंडिया बीपीओ स्कीम के लिए टोटल बजट दिया गया था 493 करोड़, कितना 493 करोड़, और लास्ट डेट अप्लाई करने की थी 2016 में मई। तो इंडिया बीपीओ स्कीम 2014 में लॉन्च की थी। सबसे ज़्यादा जॉब किसने दिए हैं? आंध्र प्रदेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईरान के नए प्रेसिडेंट कौन इलेक्ट किए गए हैं, तो चुने गए हैं? ईरान के नए प्रेसिडेंट बने हैं इब्राहिम राइजी, ये देख लीजिए, ये हैं इब्राहिम राइजी। कौन है? इब्राहिम राइजी। ये ईरान के नए प्रेसिडेंट बने हैं और इब्राहिम राइजी ने किसको रिप्लेस किया है? हसन रोहानी को रिप्लेस कर दिया है। इब्राहिम रैजी अभी तक तेहरान में प्रोसिक्यूटर थे, अब ईरान के नए प्रेसिडेंट हो गए हैं। देखिए, ईरान में जो प्रेसिडेंट होता है वो सेकंड हाईएस्ट पोस्ट होता है, फर्स्ट हाईएस्ट पोस्ट होती है ईरान में सुप्रीम लीडर की, जो कि कौन है? अली खामनेई। तो याद रखिएगा, ईरान के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं? इब्राहिम रैजी। ईरान की कैपिटल है तेहरान, करेंसी है ईरानियन रियाल, और नए प्रेसिडेंट हैं इब्राहिम रैजी। ये आप मैप में देख लीजिए ईरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजीत डोभाल जी जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, अजीत डोभाल जी, ये एससीओ मीटिंग में पार्ट लेने जा रहे हैं। एससीओ मीटिंग अध्यक्षता किस कंट्री द्वारा की जाएगी? तो इस समय जो एससीओ की प्रेसिडेंसी है वो तजिकिस्तान के पास है। किसके पास? तजिकिस्तान के पास है। तो एससीओ की जितनी भी बैठकें होंगी 2021 में, उन सबकी अध्यक्षता तजिकिस्तान ही करेगा। ये देख लीजिए, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल द्वारा दुशांबे यानी तजिकिस्तान जी की कैपिटल, तजिकिस्तान की कैपिटल दुशांबे में जो अगले महीने बैठक होने जा रही है एससीओ की, उसमें पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं अजीत डोभाल जी। एससीओ बैठक में ये एनएसएस की बैठक है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की बैठक है। तो एससीओ के जो 8 मेंबर कंट्रीज हैं उन सबके एनएसए इसमें आएंगे। तजिकिस्तान की कैपिटल दुशांबे में, याद रखिएगा। तजिकिस्तान 2020 नवंबर में इसके पास प्रेसिडेंसी गई थी, तब से चेयरमैनशिप एससीओ की किसके पास है? तजिकिस्तान के पास। जितनी भी ये ग्रीन कंट्रीज हैं वो सब एससीओ की मेंबर हैं। रशिया, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान, ये 8 कंट्री मेंबर हैं। एससीओ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात करें 2001 में स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मत भूलिएगा, बीजिंग में है इसका हेडक्वार्टर, संघाई में नहीं है। सेक्रेटरी जनरल कौन है? व्लादिमीर नोरोव। एग्जाम में कई बार पूछते हैं इंडिया एससीओ का मेंबर कब बना था? तो इंडिया और पाकिस्तान साथ में मेंबर बने थे 2017 में, जब एससीओ की बैठक अस्ताना कजाकिस्तान में हो रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया और यूरोपियन यूनियन की नेवल फोर्सेस के बीच में इन ईयू नेव फॉर एक्सरसाइज हो रही है, कहाँ पर? तो इन ईयू नेव फॉर एक्सरसाइज हो रही है गल्फ ऑफ अदन में। कहाँ पे? गल्फ ऑफ अदन। ये देख लीजिए, सोमालिया और यमन के बीच में है गल्फ ऑफ अदन। यहीं पर इंडिया और यूरोपियन यूनियन की नेवीज के बीच में इन ईयू नेव फॉर एक्सरसाइज हो रही है। इंडिया की तरफ से आईएनएस रिकन जो है पार्टिसिपेट कर रहा है गल्फ ऑफ अदन में। सिर्फ इंडिया और यूरोपियन यूनियन नहीं है इसमें, इटली, स्पेन और फ्रांस भी हैं। इतना रखिएगा, 5 कंट्रीज हैं टोटल इस एक्सरसाइज में। 5 कंट्रीज क्या? इंडिया और यूरोपियन यूनियन तो है ही है। इन ईयू एक्सरसाइज वर्ल्ड फूड प्रोग्राम द्वारा, मतलब कि उसके चार्टर के तहत ही कंडक्ट की जा रही है, क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत क्राइसिस चल रहा है कोविड के कारण, तो आराम से खाना पहुँचा सकें इसको ध्यान में देखते हुए एक्सरसाइज की जा रही है। उसके अलावा एक इन्फॉर्मेशन शेयरिंग एक्सरसाइज की जाएगी, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, मिल्खा सिंह और मुफ्ती फैजुल वहीद दोनों लोगों का निधन हो गया। आप देख लीजिए, मिल्खा सिंह जी की वाइफ का कुछ दिन पहले ही निधन हुआ था, आज इनका भी निधन हो गया। फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह जी का निधन हो गया कोविड-19 कॉम्प्लिकेशंस के कारण। एकमात्र इंडियन है जिन्होंने 400 मीटर में गोल्ड जीता था एशियन गेम्स में।
1958, 1992 में कॉमनवेल्थ में भी गोल्ड जीता था। मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख किसने कहा था? पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जनरल आयूब खान ने इनको फ्लाइंग सिख कहा था। तो नाम देखिएगा मिल्खा सिंह, रिसेंटली निधन हो गया। ये कौन है? जम्मू कश्मीर के जाने माने विद्वान मुफ्ती फैज़ उल वहीद का निधन हो गया। मुफ्ती फैज़ उल वहीद, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कुरान का पहली बार ट्रांसलेशन किसी ने गोजरी भाषा में करवाया था, मुफ्ती फैज़ उल वहीद, रिसेंटली निधन हो गया। ये आज की वीडियो से क्वेश्चन है, आई थिंक इजीली आप जवाब दे पाएंगे इनका। जल्दी मिलते हैं आप सभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड